पुराणों का जब डेटा और ऋषि मुनियों ने जो जो डेट मेंशन करी है, उनको जब मैच किया, उन्होंने जब इस बारे में कहा कि भई जो हम चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, के लिए जैसे ये मास एक्सटिंक्शन हम इसको कह सकते हैं या नेचुरल कैलेमिटी आप कह सकते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड हैं जो आपको वेस्टर्न सोसाइटीज़ यूज़ करती हैं, कि कैसे ये यूनिवर्स काम करता है, कैसे इसके प्रिंसिपल काम करते हैं। इस मामले में पश्चिमी समाज हमारे से आगे था। उन्होंने क्यों इतना समय लगाया हमारे ग्रंथों को समझने के लिए? वो आपका जैसे अरस्तू हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ठीक है? या फिर आपके जो दूसरे विचारक हैं, जो जो सोसाइटी के बारे में सोचते रहे हैं, महादेव, जय बजरंगबली। अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि हमारे पुराणों को, हमारे ग्रंथों को या हमारे स्क्रिप्चर्स को वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लोगों ने या फिर वहाँ के विचारकों ने या वहाँ के वैज्ञानिकों ने इतना देर से समझना क्यों शुरू करा? इसके 2-3 कारण मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले दुखद और थोड़ी-सी अफ़सोस की बात ये भी है कि हम लोगों ने भी, सनातनियों ने भी, हिंदुस्तानियों ने भी, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी सनातन धर्म के ग्रंथों को, पुराणों को या हमारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनको बहुत देर से आके समझना शुरू करा है। अगर ये हमने करीब आज से 50, 60 या 70, 80 साल पहले समझ लिए होते कि हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा गया है, ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, तो शायद हमारे को इतनी प्रॉब्लम होती नहीं और हमारा देश ना कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज बहुत आगे होता दूसरे समाजों से। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ किसी सोसाइटी का, लेकिन जो चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को दी है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती है, तो उस चीज़ के अंदर तो कम से कम हमें गर्व महसूस होना चाहिए, उस चीज़ में तो कम से कम हमें आगे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 10-12 सालों में जो चेतना में बदलाव आया है, खासकर भारतीयों में, खासकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में, वो पिछले 50-60 साल में नहीं आया। अब पिछले 50 साल में 60 सालों के अंदर ऐसा नहीं कि ग्रंथ कहीं छुपा दिए गए थे या ग्रंथ नहीं थे, ग्रंथ अवेलेबल थे। आप चाहते तो पढ़ सकते थे। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर वो जो सनातन धर्म के प्रति जो सम्मान है, ठीक है? ग्रंथों को स्टडी करने के लिए जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, वो बिल्कुल नहीं थी। वो पिछले 10-12 सालों के अंदर ही देखने को ज़्यादा मिली है। अब बात करते हैं पश्चिमी सोच की। जो अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो पश्चिमी सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा तार्किक और बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल प्रैक्टिकल है और ख़ासकर भौतिक दुनिया पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर वहाँ के पश्चिमी सोच के बारे में अगर आप थोड़ा-सा मतलब समझने की कोशिश करोगे, तो उनके जो बहुत ही ज़्यादा आइडियल उनके जो फिलॉसफर हैं, वो आपका जैसे अरस्तू हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ठीक है? या फिर आपके जो दूसरे विचारक हैं, जो जो सोसाइटी के बारे में सोचते रहे हैं, उनके आधार पे, उनकी सोच के आधार पे उन लोगों के समाज का निर्माण है। तो उनके समाज का जो बेसिक ढाँचा है, उसकी विचारधारा है, प्रकृति को समझना, भौतिक सुख-सुविधाओं का एन्जॉय करना, उसको समझना, टेक्नोलॉजी या विज्ञान या साइंस जो भी है, उसको आगे बढ़ना। लेकिन वो प्रकृति के आधार पे था, कि प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति को समझो, प्रकृति को इंसान की सुख-सुविधाओं के अनुसार बनाओ, उसका फ़ायदा उठाओ और अपने जीवन को ऐसे ही जियो। अब हमारी जो सोच है, जो ऋषि मुनियों ने हमारे को जो दिया है, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, वो दोनों तरफ काम करता है। भौतिक सुख-सुविधाओं का जो आनंद लेने की बात होती है, जब हम बात करते हैं ना कि फिज़िकल रियलिटी को एन्जॉय करो, तो वो एक तरह से बाहरी मुखी हो गया। आप अपने जीवन को बाहरी मुखी होके देखते हो, अपने जीवन को या जीवन के मतलब को आप प्रकृति के द्वारा दी गई सुख-सुविधाओं के आधार पे नापने की कोशिश करते हो। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि प्रकृति को समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा और जब आप अंतर्मुखी होते हैं, जब आप अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने अंदर की जो दुनिया है, वो तो समझ आती ही आती है। आपको बाहर की दुनिया भी बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है। तो कुल मिला के होता क्या है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अंदर को भी अंदर झाँकने के लिए भी उन्होंने प्रेरित करा और बाहर की दुनिया को समझने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरित करा और लिखा भी है। दुनिया भर के ग्रंथों में हमारे प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा मैं आपको कम से कम 3 कारण बताता हूँ कि हमारे अलावा हम लोगों ने तो अपने ग्रंथों को लिया ही बहुत लाइटली, लेकिन पश्चिमी सोच या वेस्टर्न सोसाइटीज़ के जो वैज्ञानिक हैं या जो जो थिंकर हैं, उन्होंने क्यों इतना समय लगाया हमारे ग्रंथों को समझने के लिए। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे ग्रंथों को पिछले करीब 18वीं शताब्दी के अंत तक या 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। मैं आपको ग्रंथों के आधार पे, रिसर्च के आधार पे बोल रहा हूँ, कुछ भी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका मेरे पास प्रूफ नहीं है।
तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक हमारे ग्रंथों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। और उसके बाद कहीं 18वीं शताब्दी के बाद कहीं जाकर जब क्योंकि पश्चिमी सोच क्या है, भौतिक दुनिया को ज़्यादा समझने की कोशिश करती है, तो उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, जो उनके समाज की जो दौड़ थी, वो प्रकृति को समझने में ज़्यादा लगी हुई थी। इसलिए वहाँ पे थोड़ा-सा आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आपका रिसर्च हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एडवांसमेंट हो, तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा एडवांस सोसाइटीज़ आपको वेस्टर्न में मिलेंगी। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेस रिसर्च करे, उन्होंने चाँद-तारों को समझने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने रॉकेट्स ऊपर भेजे और उन्होंने भौतिक दुनिया को समझने की कोशिश करी। भई, इस सृष्टि के नियम कैसे काम करते हैं, ब्रह्मांड के ऐसे कौन-से सिद्धांत हैं जो फिक्स हैं या ऐसे कौन से हैं जो म्यूटेबल हैं, कौन से हैं जो इम्यूटेबल हैं। तो ऐसे उन्होंने भौतिक दुनिया को समझने की कोशिश करी कि कैसे ये यूनिवर्स काम करता है, कैसे इसके प्रिंसिपल काम करते हैं। इस मामले में पश्चिमी समाज हमारे से आगे था और अभी भी थोड़ा-सा आगे है। वो मैं बताता हूँ क्यों? तो उन्होंने जब ये सोचने की कोशिश करी कि भई कैसे भौतिक दुनिया काम करती है और जब भौतिक दुनिया को समझने को उन्होंने जब अपना रिसर्च निकाला, एडवांस कुछ हुए, उन्होंने डेटा निकाला कि भई हमारा सौरमंडल कितना पुराना है, ठीक है? और बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था या बिग बैंग थ्योरी की ऐज क्या है, ठीक है? और कब हमारे पास लास्ट टाइम प्रलय कब आई थी या प्रलय नाम की कोई चीज़ होती भी कि नहीं होती? क्योंकि प्रलय हमारे ग्रंथों में लिखा होता है ना, प्रलय नाम का शब्द है, मतलब महाविनाश प्रकृति द्वारा। तो उनके लिए जैसे ये मास एक्सटिंक्शन हम इसको कह सकते हैं या नेचुरल कैलेमिटी आप कह सकते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड हैं जो आपको वेस्टर्न सोसाइटीज़ यूज़ करती हैं। लेकिन जब 18वीं शताब्दी के अंत तक या 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जब एक फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट हैं कार्ल सेगन, उन्होंने जब इस बारे में कहा कि भई जो हम चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईस्टर्न सोसाइटीज़ मतलब जैसे हमारा ये हिंदुस्तान हो गया या आपका तिब्बत हो गया, खासकर उनका मतलब था कि जो सनातन धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, सनातन धर्म के जितने भी आपके ग्रंथ हैं, जो ऋषि-मुनियों ने लिखे हैं, चाहे वो वेद हों, चाहे वो पुराण हों, उपनिषद हों, भगवद गीता हो, शिव पुराण हो, ठीक है? या आपके जितने भी हमारे जो शास्त्रार्थ कहते हैं, तो उनके बारे में कार्ल सेगन ने कहा कि भई जो चीज़ हम अब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऋषि-मुनियों ने या फिर जो एंशिएंट जो प्राचीनतम भारतीय ऋषि-मुनि थे, उन्होंने ग्रंथों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो तब जाके पूरी की पूरी वेस्टर्न सोसाइटी का ध्यान आपके पुराणों पे आया। खासकर ऋग्वेद पे भी आया क्योंकि ऋग्वेद बहुत ही शुरुआती जो हमारा ग्रंथ है, सबसे पहला जो ग्रंथ है, उस पे भी ध्यान गया क्योंकि ऋग्वेद आपको चाँद-तारों के बारे में और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बारे में और ब्रह्मांड के चाल-चलन के बारे में बहुत कुछ ऋग्वेद बताता है। और ऋग्वेद अपने आप में एक हिस्टोरिकल बुक भी कह सकते हो आप। तो कार्ल सेगन का ध्यान जब ऋग्वेद पे गया और कुछ ग्रंथों के नाम बताता हूँ जिन पे बहुत ज़्यादा क्लियरली यूनिवर्सिटीज़ ने कहा गया है, जैसे आपका वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, उसके अलावा आपका जैसे ऋग्वेद के बारे में उन्होंने साफ-साफ लिखा है और आपका स्कंद पुराण हो गया, ठीक है? तो ये जो कुछ पुराण जिनके नाम मैंने अभी बताए हैं, इन पुराणों का जब डेटा और ऋषि मुनियों ने जो जो डेट मेंशन करी है, उनको जब मैच किया, तब जाके उनको पता लगा कि भई सोलर सिस्टम की ऐज क्या है? जो हमारा सौर मंडल है, उसकी एज वायु पुराण में क्या बताई गई है और जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया। तो आपको जान के हैरानी होगी, जो जो डिफरेंस आया, ऋषि-मुनियों ने जो डेट बताई वो और वेस्टर्न सोसाइटीज़ के जो साइंटिस्ट हैं, आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने जो डेट मेंशन करी हमारे सोलर सिस्टम की, उसके अंदर जो फ़र्क आया डिफरेंस डेट का, वो 1% से भी कम है। ठीक है? विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, ऋग्वेद के अंदर जो ब्रह्मांड की शुरुआत की जो डेट दी गई है और जो वैज्ञानिकों ने जो डेट निकाली है, उस डेट में और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई डेट में बिग बैंग थ्योरी की जो डेट है, उसके अंदर भी 1% से भी कम का फ़र्क है। तब जाके वेस्टर्न सोसाइटीज़ का ध्यान हमारे पुराणों की तरफ आया। ये मैं आपको 18वीं शताब्दी के लास्ट की या 18वीं शताब्दी के लगभग की बात कर रहा हूँ मैं और 19वीं शताब्दी तो मेर उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत रिगरसली बहुत ही मतलब क्यूरियसली उन्होंने हमारे पुराणों पे रिसर्च करना शुरू करा और ऐसा नहीं है कि पहले वो भगवत गीता या ग्रंथ नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते थे। लेकिन भौतिक दुनिया को समझने के बारे में उन्होंने जो पुराणों से जो चीज़ें निकाली हैं, उसका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब उसके बारे में उनका ध्यान 18वीं शताब्दी के बाद में आया। एक सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, क्यों वेस्टर्न सोसाइटीज़ के वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों को थोड़ा-सा लेट समझे या उनको इतना समय लग गया। सेकंड पॉइंट इसमें ये है
कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने जो एजुकेशन सिस्टम दे रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है। मतलब बहुत ज़्यादा वो आपको बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड मिलेगा। इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है एजुकेशन की, वो हमारे ऋषि-मुनियों के पास थी। हमारे जितने भी ऋषि-मुनि होते थे, ऐसा नहीं कि अगर कोई योग के अंदर कोई मतलब जिसको महारत हासिल है, जो योग के अंदर एक स तृप्त है, तो उसको मतलब कि ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर किसी ऋषि-मुनि को ब्रह्मांड के चाल-चलन के बारे में पता है, उसे योग के बारे में नहीं पता। ये ऐसा कोई ऋषि-मुनि नहीं था जिसको इन दोनों डिसिप्लिन के बारे में पता हो, लेकिन उसको शास्त्रों का ज्ञान ना हो। तो हमारे ऋषि-मुनि क्या होते थे, 3-4 डिसिप्लिन में या 3-4 सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे, बहुत ज़्यादा निपुण होते थे। तो ऋषि मुनियों ने जिन्होंने ब्रह्मांड के चाल-चलन के बारे में, ब्रह्मांड के नियमों के बारे में, चाँद-तारों के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन जो पुराणों के अंदर डाली है, उनके 4 सब्जेक्ट बड़े अच्छे होते थे। एक होता था जियोलॉजी, एक होता था एस्ट्रोफिज़िक्स और एक होता था कॉस्मोलॉजी। एक और सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैलेंटिनियोलॉजी। वो शायद नेचर के कुछ कणों को स्टडी करने वाला कुछ सब्जेक्ट है। इन 3-4 डिसिप्लिन्स में एक ही साथ महारत हासिल होने के कारण हमारे ऋषि-मुनि सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करते थे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ऋषि-मुनि हमारे कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते थे, प्रकृति को काटते-पीटते नहीं थे। जैसे आधुनिक विज्ञान करता है जैसे फूल पे रिसर्च करना होगा, तो फूल को तोड़ के उसकी पत्तियों का अलग रिसर्च करेंगे, उसके अंदर से जो रस निकलेगा उसका अलग रिसर्च करेंगे, ठीक है? और उसके अंदर से जो उसकी जो शुरुआत है उसके बीज का अलग रिसर्च करेंगे। तो उस काटा-पीटी में क्या होता था कि उसका जो पूरा स्वरूप है उस फूल का, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे वो कमल का फूल हो, उस स्वरूप को खो देते थे। प्रकृति की दी हुई जो खूबसूरती थी, वो उस फूल से छिन जाती थी, ये होता था विज्ञान का तरीका। हमारे ऋषि-मुनियों का तरीका होता था कि उसको पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से जिस तरह से प्रकृति ने बनाया, उस तरीके से भी उसको अध्ययन करना और अलग-अलग तरीके से भी उसको अध्ययन करना। तो ये हमारी अप्रोच ऋषि मुनियों की थी, इसीलिए वो जब चाँद-तारों को अध्ययन करते थे, तो वो जियोलॉजी, आपका एस्ट्रोफिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी और भी जो इंटरडिसिप्लिनरी या रिलेटेड रिसर्च होते थे, उनके अंदर निपुण होने के बाद ही वो चाँद-तारों को स्टडी करते थे। इसीलिए उनके अंदर ये इतने काबिल थे कि उन्होंने बिग बैंग थ्योरी और आपका सोलर सिस्टम की थ्योरी या लास्ट टाइम प्रलय कब आई थी, इस बारे में बहुत ही सटीक डेट उन्होंने पुराणों के अंदर दी है। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, आपका विष्णु पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण और आपका ऋग्वेद। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ क्यों हमारे ग्रंथों को नहीं समझ पाई। इकलौता कारण है, वो है संस्कृत। वेस्टर्न सोसाइटीज़ क्या है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ की जो भाषा है, जो इंग्लिश है, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब उसके अंदर इतने ज़्यादा डेफिनिशंस, इतनी ज़्यादा परिभाषाएँ या इतने ज़्यादा शब्द नहीं हैं, जो प्रकृति को एक तरीके से बता सके कि प्रकृति क्या कहना चाहती है। बहुत ही लिमिटेड लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ज़्यादा एडवांस है या बहुत कंफर्टेबली बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन इंग्लिश और किसी दूसरी भाषा का संस्कृत के सामने कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि संस्कृत प्रकृति के एक-एक शब्द को, जीवन के हर पहलू को अलग-अलग 10 शब्दों से आपके सामने परिभाषित कर सकती है। ये है संस्कृत की खूबसूरती। तो सबसे बड़ा फेलियर जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ का ग्रंथों के प्रति रहा है कि ग्रंथों को नहीं समझ पाए, वो है संस्कृत भाषा। और आज भी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कम संस्कृत के ज्ञानी लोग हैं जो हिंदुस्तान में हैं, जो भाषाओं को जो हमारे स्क्रिप्चर्स को, ग्रंथों को बहुत ही मूल रूप से साधारण तरीके से समझ पाएँ। आजकल हमें इंटरप्रिटेशन मिल जाती है बहुत सारी, अलग-अलग टीकाकरण मिल जाता है। तो हम जब टीकाकरण को पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली अपनी सोच नहीं अप्लाई कर सकते। हम किसी दूसरे व्यक्ति का जो सोच है उस ग्रंथ के बारे में हम उसको पढ़ रहे होते हैं। हालाँकि भगवद गीता के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। बहुत सारे बड़े मतलब ज्ञानी लोगों ने अपनी अपना टीकाकरण दिया है। भगवद गीता के सिद्धांतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एडिशन सब करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ का सबसे बड़ा तीसरा नंबर का जो फेलियर था वो ये था कि संस्कृत भाषा को ना समझ पाना। अब जाके वेस्टर्न सोसाइटीज़ के जो लोग हैं, वो संस्कृत को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलग-अलग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वो लगा रहे हैं कुदरत को समझने के लिए, जो कि हमारे ऋषि-मुनि यहाँ से हज़ारों साल पहले लगा चुके हैं। अब जाके वो ऋग्वेद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पुराणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रंथों को जितनी इम्पोर्टेंस अब दी जा रही है, पिछले 50, 60 या 1 सदी के अंदर नहीं दी गई थी। कुछ लोगों ने पढ़े थे, लेकिन मतलब पूरे सांसारिक लेवल पे सनातन धर्म के ग्रंथों को जो रिस्पेक्ट आज मिलती है, जो अंडरस्टैंडिंग आज मिलती है, वो आज से 100 साल पहले नहीं मिलती थी।
तो ये कुछ शब्द हैं जो मैं आपको ये जो कुछ पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता था। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।